हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओपी गर्ग है और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं एक एक्चुअली मेडिकल बिल देख रहा था, जिसके अंदर जो फैमिली मेम्बर्स का जो था कहना था कि यहाँ पे इसमें काफ़ी खर्चा तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट इन्वेस्टिगेशन के लिए ही काफ़ी खर्चा हो गया है, या उसके ट्रीटमेंट में ही काफ़ी खर्चा हो गया है। जो पहले भी मैंने व्हेन आई वाज सीइंग दैट मुन्ना भाई एमबीबीएस, प्रोबेबली नॉट एमबीबीएस बट दैट सेकंड मूवी, जिसमें वो बोलते हैं कि उसको केमिकल लोचा है। तो मुझे पर्सनली लगा कि इसके बारे में आप लोगों से बात करनी चाहिए, इसमें कुछ जो मिसकंसेप्शन है वो दूर किए जाने चाहिए। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या केमिकल लोचा, क्या होता है एक्चुअली, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट इन आईसीयू सेटिंग पर्टिकुलरली। जब आप वार्ड में होते हैं तो शायद इतना फ्रिक्वेंटली चेक नहीं किया जाता, बट व्हेन यू आर इन आईसीयू तो ऑलमोस्ट देखा जाता है कि एवरी सेकंड डे या एवरी डे ही, या कई बार दिन में 3-3 बार भी आपका सोडियम पोटेशियम चेक किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी तरीके के होते हैं, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोलाइट जिनको हम बोलते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। तो इनका हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर काम होता है, हर इलेक्ट्रोलाइट का एक पर्टिकुलर काम होता है। जब हम हेल्दी होते हैं, जब हम लोग स्वस्थ होते हैं, तो हम लोगों को ये कभी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी बॉडी खुद टेक केयर करती है इन सब चीज़ों का। लाइक जो किडनी का काम है कि सोडियम को रिटेन करना, पोटेशियम को बाहर निकालना, है ना। ऐसे ही जो हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन होता है वो कैल्शियम को मैनेज करता है। इन द सेम वे किडनी मैनेज मैग्नीशियम ऑल्सो. So these things are automatically managed by our body, so we are not that much concerned about these things. But when you are not healthy, जब आप हेल्दी नहीं होते हैं, जब आप आईवी फ्लूइड्स पे होते हैं, आर्टिफिशियल फीडिंग पे होते हैं, तो ये जो यू सी ऑटोमेटिक जो एक सिस्टम होता है कि बॉडी अपने आप ठीक कर देगी, या कम होगा तो बढ़ा देगी, या बढ़ा होगा तो कम कर देगी, ये ऑटोमेटिक सिस्टम गड़बड़ा जाता है, जिसको कहा जाता है डीकम्पनसेट हो जाता है ये सिस्टम। तो उसी के लिए हमको करना होता है। अगर इसको हम ना करें तो क्या इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्या इसको करने में बहुत खर्चा आता है, ये सभी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट्स काफ़ी तरीके के होते हैं, जैसे मैंने बताया सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, दीज आर ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स। बट मोटा मोटी जो व्हाट वी आर मोर कंसर्न अबाउट आर द सोडियम एंड पोटेशियम। क्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सभी का भी अपना इम्पोर्टेंस है, बट सबसे ज़्यादा जो टेस्ट किया जाता है वो सोडियम और पोटेशियम के बारे में किया जाता है। अगर मैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस की भी अगर बात करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। सो आई विल लिमिट माय टुडेज डिस्कशन टू सोडियम एंड पोटेशियम। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूँ सोडियम के बारे में, तो आपको समझना होगा कि जैसे सोडियम का एक नॉर्मल बैलेंस हमारी बॉडी में होता है, दैट इज 135 से 145 मिलीग्राम पर लीटर। तो अगर ये इससे ज़्यादा हो जाता है तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, कम हो जाता है तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। ज़्यादा अगर हो जाता है, या पहले मैं बात करूँ कि अगर कम हो जाता है तो क्या होगा, और फिर मैं बात करूँगा ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर सपोज कम हो जाता है सोडियम, तो हमारे ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ने लगती है। जो एक सोडियम का काम होता है वो होता है हमारे ब्लड की ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना, या ब्लड का, जिससे कि जो आपका ब्लड वेसल्स में जो है, या फ्लूइड जो आपका ब्लड वेसल्स के अंदर जो घूम रहा है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहे, ब्लड वेसल से बाहर लीक ना करे। तो वो एक काम सोडियम का होता है। जब अगर सोडियम कम हो जाता है तो फ्लूइड पतला हो जाता है और वेसल से बाहर निकल के वो सभी जगह लीक कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा इसका फर्क पड़ता है अगर वो ब्रेन के अंदर लीक करे या ब्रेन में स्वेलिंग करे, तो उसकी वजह से सीजर हो सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं, ड्राउजी हो सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। और मीन्स आपको अगर स्ट्रोक होता है या आपको सीजर होता है तो उसकी वजह से वेंटिलेशन वगैरह की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर यही सोडियम ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, अपोजिट टू दिस, कि आपका खून एक तरीके से, सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा या खून गाढ़ा हो जाएगा। तो जो ब्रेन के अंदर का जो फ्लूइड है वो वेसल्स के अंदर सक होने लगेगा, जिससे ब्रेन श्रिंक हो सकता है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोसिस।
तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है, वो भी चीज़ अपने आप में खतरनाक है। दूसरा चीज़ आपका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि जो खून गाढ़ा या जिसमें ऑन्कोटिक प्रेशर जब बढ़ता है तो वो जो इंटरस्टिशियल स्पेस का फ्लूइड है वो भी वेसल्स के अंदर खींचना चालू हो जाता है, तो उसकी वजह से आपका फ्लूइड ओवरलोड होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हमको क्या करना चाहिए या डॉक्टर्स क्या करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि एक तो फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग हमको ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम सोडियम, सपोज हमको सोडियम बढ़ाना है तो उसका ऐसा ही नहीं है कि मतलब 145 से 130 हो गया तो एक बोलस आप इंजेक्शन कुछ देंगे और 145 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमको वो स्लोली बढ़ाना पड़ता है, मतलब कि 1 घंटे में 1 मिली इक्विवेलेंट या हाफ मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और टोटल 24 घंटे के अंदर 10 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। यानी कहने का मतलब अगर सपोज किसी का 130 है, सोडियम 145 लाना है हमको, तो ये हम 2 दिन में हम करेंगे, हम 1 दिन में नहीं करेंगे। और उस 1 दिन में भी 1 घंटे में 1 मिली इक्विवेलेंट या हाफ मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब वो 1 घंटे के अंदर 1 मिली इक्विवेलेंट ही बढ़ा है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ गया, ये देखने के लिए हमको फ्रीक्वेंट कई बार 4-4 घंटे में या 6-6 घंटे में भी हमको सोडियम जो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करा के हमको देखना पड़ता है। इसी तरीके से अगर कम करना है तो उसके लिए भी सेम रूल लागू होता है कि हम एक साथ बहुत तेजी से कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सपोज किसी का बहुत ज़्यादा दिनों तक सोडियम बढ़ा हुआ है तो उसकी बॉडी उसी सोडियम के लिए एक्लिमेटाइज्ड हो गई, उसी के लिए अकोमोडेट हो गई है वो बॉडी, उसके बॉडी फंक्शंस को उसी सोडियम पे काम करने की आदत हो गई है। तो वो हम सडनली अगर कम करेंगे तो भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो भी सीजर वगैरह हो सकता है। तो ऐसा भी हमको नहीं करना, तो हमको धीरे धीरे करके ही करना होता है, जिसकी वजह से हमको बार बार उनको टेस्टिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये किस किस पेशेंट्स में सोडियम कम होने के चांसेस होते हैं ये भी मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ। तो सोडियम कम, देखिए एक्चुअली सोडियम को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ग्लास के अंदर आधा ग्लास नमक है और आधा ग्लास पानी है। अगर आप उसका पानी कम कर देंगे तो नमक बढ़ जाएगा अपने आप, तो दैट मीन्स सोडियम बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर आप ग्लास के अंदर सपोज आधा की जगह आधा ग्लास पानी की जगह 1 गिलास पानी डाल देंगे तो अपने आप उसका सोडियम कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू लाइक दिस। सपोज ये सोडियम है, ये वाटर है, अगर वाटर को हम बढ़ाएंगे तो सोडियम अपने आप कम हो जाएगा, वाटर को कम कर दें तो सोडियम अपने आप बढ़ जाएगा। ये एक मैंने मोटा मोटी आपको समझाने के लिए बताया, बाकी इसकी डिटेल्स में जाने से तो आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट तरीका ये है कि आपको वाटर बैलेंस को सोडियम वाले पेशेंट में देखना पड़ता है। तो अब जैसे बड़े बूढ़े लोग होते हैं जो कि खाना ही नहीं खाते या पानी पीना भूल जाते हैं, जब आपकी एज हो जाती है काफ़ी 70+, तो कई बार क्या होता है आपके जो थर्स्ट यानी जो प्यास लगने का जो मैकेनिज्म होता है या जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। जितनी फ्रिक्वेंटली आपको प्यास लगनी चाहिए उतनी नहीं लगती, या लगती भी है तो क्योंकि किसी के जोड़ों में दर्द रहता है, आलस की वजह से कोई पानी कौन पिलाएगा बोल के हम लोग कई बार वो इच्छा मार देते हैं, तो उसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है और सोडियम की भी कमी हो सकती है, बढ़ भी सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप सोडियम या नमक कितना खा रहे हैं और या पानी कितना ज़्यादा खा रहे हैं या नहीं पी पा रहे हैं उसके ऊपर। सेकेंड चीज़ है जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, पेशाब की प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर सोडियम ऊपर नीचे हो सकता है। जो पेशेंट ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, खासतौर से थायराइड डायूरेटिक्स, जो कई बार आपने देखा होगा टेलमिसार्टेन H, तो ये जो H होता है ये हाइड्रोक्लोरोथायराइड होता है जो कि पेशाब इनसे ज़्यादा लगता है, तो पेशाब के साथ में सोडियम भी बाहर निकलता है, तो उनमें भी ये इसकी कमी हो सकती है। डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी सोडियम की कमी हो सकती है। हीट स्ट्रोक वगैरह के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर नॉर्मली सोडियम मतलब क्योंकि वो पानी की कमी की वजह से होता है तो बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपने पानी कितना पिया या नमक वगैरह कितना खाया है। तो ये मोटे मोटे मैंने कुछ आपको बताया सोडियम के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट पोटेशियम। पोटेशियम जैसा मैंने आपको बताया कि सोडियम बॉडी के अंदर 135 से 145 मिलीग्राम होना चाहिए, ऐसे ही पोटेशियम का है कि पोटेशियम बॉडी के अंदर नॉर्मली 3.5 से 5.5 या कुछ लैब्स के अंदर 3.5 से 5 तक का इसको नॉर्मल रेंज माना जाता है। नाउ जैसा कि मैंने बताया कि सोडियम का ज़्यादा इफेक्ट होता है आपके इसी ब्रेन के ऊपर, ब्रेन की मतलब सोडियम कमी ज़्यादा होने से आपको ब्रेन की ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ही पोटेशियम का है कि अगर पोटेशियम अगर ज़्यादा हो तो ये हार्ट को अफेक्ट करता है, क्योंकि जब सपोज किसी का पोटेशियम 5.5 की जगह अगर 6 हो गया या 7 हो गया या 8 हो गया तो उनको वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो सकता है, जिसको बोलते हैं कि हार्ट बीट
इरेगुलर हो जाती है, जैसा कि जो आपकी रेगुलर हार्ट बीट होती है वैसी नहीं रह के वो इरेगुलर हो सकती है, और उसके भी अगर जैसे 7, 8, 9, 10 तक अगर चला जाए तो उसका हार्ट बंद भी हो सकता है। ज़्यादा कई बार आजकल तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पहले काफ़ी मतलब कार्डियक सर्जरीज के अंदर पोटेशियम सॉल्यूशन यूज़ किया जाता था हार्ट को बंद करने के लिए, ताकि वो लोग ऑब्जर्वेशन कर सकें ड्यूरिंग दैट टाइम जब तक कि हार्ट बंद है, और फिर उसको रिवर्स करके हम लोग वापस हार्ट को चालू कर देते थे। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये पोटेशियम का चेक करना कि अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपका हार्ट अरेस्ट हो सकता है, आप मर भी सकते हैं। थोड़ा कम होने पे आपको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होने के चांसेज हैं, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होने के चांसेज है, और थोड़ा कम होने से अलग तरीके के एट्रियल फिब्रिलेशन, एक्टोपिक्स वगैरह, ये सब आपके पोटेशियम के ज़्यादा होने से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे ही पोटेशियम कम होने से नॉर्मली हार्ट के ऊपर भी फर्क पड़ता है, बट हार्ट से ज़्यादा मैं बोलूँगा मसल वीकनेस एक टर्म होती है, हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस। दैट मीन्स कि हाइपोकैलेमिया की वजह से बीच बीच में पेशेंट का पैरालिसिस होता रहता है, उसके अंदर पेशेंट पूरा कॉन्शियस होता है बट ही इज़ नॉट एबल टू मूव हिज हैंड्स और फीट। सो इन दिस पर्टिकुलर केस आप मतलब हिस्ट्री लेंगे तो ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली इस तरह के पेशेंट आते हैं जिनके अंदर कई बार लोग डायग्नोस नहीं कर पाते, उसके लिए CT MRI करवा लेते हैं, नॉर्मल निकलता है, बट देन पोटेशियम देखते हैं तो देखते हैं कि वो 3.5 की जगह 1.5 या 1.72 लाइक दिस है। तो इस तरीके के पेशेंट्स के अंदर ये पोटेशियम वीकनेस, पोटेशियम की वजह से मसल वीकनेस हो जाती है और पैरालिसिस तक हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द पोटेशियम। नाउ अगेन, अब जब हमको पोटेशियम अगर सपोज रिप्लेस करना है तो ऑब्वियसली हमको पोटेशियम बीच बीच में चेक करते रहना पड़ेगा। इसमें स्पीड का इतना ज़्यादा ये मैं नहीं बोलूँगा कि केवल स्पीड के लिए, बट हमको क्योंकि पोटेशियम जब हम देते हैं तो पोटेशियम इज़ एक्चुअली वेरी डेंजरस मेडिसिन। जैसा कि मैंने बताया कि अगर ज़्यादा डोज में चली जाए तो ये आपके हार्ट भी बंद कर सकती है ना, या जब हम निकालने के लिए भी उसकी कुछ मेडिसिन होते हैं, जैसे कि सोडा बाइकार्ब है, कैल्शियम ग्लूकोनेट या डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन, इसी या नेबुलाइजेशन विद सल्बुटामॉल, वो सब मेडिसिन जो हम देते हैं तो हमको ये चेक करना होता है कि ये देने के बाद आपका पोटेशियम कितना कम हुआ या कितना बढ़ा। बढ़ा मतलब कि बढ़ना बहुत ज़्यादा भी बढ़ना नहीं चाहिए और कम भी बहुत ज़्यादा भी कम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन दैट नैरो रेंज बिटवीन 3.5 to 5.5। और एक मैं बताना भूल गया कि पोटेशियम की कमी से कॉन्स्टिपेशन या जो जिसको पैरालिटिक इलियस, कि आपका जो बॉडी में आप जो खाना खा रहे हैं वो आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, ये भी प्रॉब्लम पोटेशियम की कमी की वजह से हो सकती है। देन किसी में अगर पोटेशियम काफ़ी दिनों से कम है तो हमको मैग्नीशियम भी चेक करना होता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि मैग्नीशियम कमी की वजह से पोटेशियम कम होता है, जिससे कि रिफ्रैक्टरी हाइपोकैलेमिया हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमको पोटेशियम देने से पहले या देने के बाद देखनी होती है, या ट्रीटमेंट के समय हमको ध्यान रखना होता है। नाउ क्योंकि वीडियोस आई थिंक प्रोबेबली मोर देन 10 मिनट्स, अगर आप किसके बारे में सोडियम पोटेशियम या और किसी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जानना चाहते हैं कि व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, या और कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझसे इसी चैनल पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।